डॉक्टर विक्रम का मैं स्वागत करता हूं आज इस सत्र में पहुंचने पर। और आपदा प्रबंधन पे वो अपनी बातचीत रखेंगे। डॉक्टर विक्रम जी ने आपदा प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट जो है डिप्लोमा किया है और पॉलिटिकल साइंस के एमए किया है, और हिंदी में भी उन्होंने परास्नातक की उपाधि प्राप्त की है। और जीवंत उदाहरण जो है आपदा प्रबंधन के, उन्होंने जाके अपने आप को वहां पे झोंका है और ऐसी परिस्थितियों में जाके कार्य करने का अनुभव उनके पास है। तो अभी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर विक्रम सिंह जी आए और अपनी बातचीत रखें। गुड मॉर्निंग सभी को। और आज द्वितीय सत्र में, द्वितीय दिन में आप सभी का स्वागत है। कल आप लोगों की बहुत तारीफ हुई। जब सेशन शुरू हुआ तो 84 लोग थे, सेशन खत्म हुआ तब भी 84 थे। तो चंडीगढ़ की तरफ से हमें एक्सीलेंट मिला है, आप सब बधाई के पात्र हैं। और आज डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आपके साथ करूंगा। आपने एक वीडियो देखी भी होगी, और देखिए आपके साथ इसकी पीपीटी शेयर भी करती जाएगी। डिजास्टर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। डिजास्टर और हेल्प दो जुड़े हुए शब्द हैं। आप यूं मानकर चलिए कि जिंदगी के वो महत्वपूर्ण अंश जब कोई व्यक्ति आपदा में होता है, मुश्किल में होता है, खतरे में होता है, उस वक्त उसकी सहायता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और महत्वपूर्ण इस संदर्भ में होती है कि उसका जीवन मिलने वाली सहायता पर निर्भर करता है। डिजास्टर अपने आप में बहुत सारे प्रभाव लेकर आता है। अगर आप कोविड-19 की बात करें, कोविड-19 के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हम लोगों पर दिखाई दे रहे हैं। पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरा का पूरा समाज बदल जाता है जब कोई भी आपदा आती है। आपदा निस्तारण और विस्तारण दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। विस्तारण का मतलब आपदा का विस्तार, यानी आपदा होती क्या है। आपदा का अर्थ ऐसी घटना या कोई ऐसा इवेंट जो एकदम से होता है और उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, खाली उसके जो प्रभाव हैं, जो इम्पैक्ट हैं, उन्हें आपको झेलना होता है। ऐसे ही बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे व्यक्ति, आप जैसे एक्सीलेंट व्यक्ति होते हैं जो उस डिजास्टर के प्रभाव को कम करते हैं। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि कोविड-19 के दौरान आप सभी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और कोविड-19 सेंटर्स जो कि स्कूलों में बनाए गए थे, स्कूल में अध्यापकों ने कोविड ऑफिसर के रूप में काम किया, वो बहुत महत्वपूर्ण काम था। और सचमुच समाज में जब भी कोई डिजास्टर आता है, आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अगर आप जापान की बात करें, जापान में सबसे अधिक भूकंप आते हैं और जापान को भूकंप का देश कहा जाता है। लेकिन आप एक बात मानकर चलिए कि भुज और जापान की अगर आप तुलना करें, जापान के लोग भूकंप के प्रति अवेयर हैं। बार बार वहां भूकंप आते हैं तो उनकी छत का आकार, दीवारें और पूरी की पूरी सामग्री जिससे वो घर का निर्माण करते हैं, जापान में बदल गई है। तो सबसे पहले हम जानेंगे डिजास्टर है क्या। डिजास्टर वास्तव में एक ऐसा इवेंट है जो पूरे समाज को प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव समाज के किसी वर्ग पर पड़ेगा। समुचित समाज, पूरा का पूरा समाज जो है उसके प्रभाव में आता है। और जो सेवाएं हैं, जो सेवाओं की गुणवत्ता है, कार्य प्रणाली है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है, डिजास्टर हर चीज को प्रभावित करता है। और डिजास्टर एक ऐसा इवेंट है जिसका सामना आपको करना ही पड़ता है। यानी डिजास्टर एक ऐसी अवांछनीय घटना है जिसे आप चाहें या ना चाहें वो घटना घटित होती है। डिजास्टर दो प्रकार का होता है। पहला है नेचुरल डिजास्टर, जिसे हम प्राकृतिक डिजास्टर कहते हैं। अगर मैं भूकंप की बात करूं, ज्वालामुखी की बात करूं, मैं बाढ़ की बात करूं, मैं सुनामी की बात करूं, ये सब वो डिजास्टर हैं जो नेचुरल डिजास्टर की श्रेणी में आते हैं। किस समय आएंगे, उनका प्रभाव क्या होगा, उनका विस्तार कितना होगा, कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरा डिजास्टर है मैन मेड डिजास्टर, यानी ऐसा डिजास्टर जो किसी व्यक्ति की गलती से, त्रुटि से होता है, जैसे बम ब्लास्ट है, गैस का रिसाव है, या आग का लगना है। ये तमाम वो चीजें रहती हैं जिन्हें किसी मानव की त्रुटि या गलती के कारण
पूरे समाज को झेलना पड़ता है। अगर आप भोपाल गैस कांड की बात करें, चाहे गलती एक व्यक्ति की थी, लेकिन पूरे समाज पर उसका असर हुआ। तो नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर, दोनों ही डिजास्टर जो हैं, देखिए, जब मानव मैन मेड डिजास्टर होता है, उसके उसके विस्तार को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो 1995 1995 में, दिसंबर 1995 में डीएवी स्कूल डबवाली में एक आग लगी, और आग लगने के 3 महत्वपूर्ण कारण थे। देखिए, जब भी आग लगती है तो ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहां एनुअल फंक्शन हो रहा था डीएवी स्कूल में, पूरा का पूरा टेंट बंद था। जो टेंट की छत थी वो पॉलिथीन से ढकी गई थी और उसके ऊपर एक लंबी शीट डाली गई थी। वहीं साथ में म्यूजिक सिस्टम को चालू करने के लिए कुछ वायर आई थी जिसमें टेप नहीं लगाई गई थी। बहुत बार जब हम फंक्शन करते हैं, शादियां होती हैं, तो जो टेपिंग है, टेपिंग उसको हम भूल जाते हैं। हमें ये बात बहुत, डबवाली कांड के बाद ये बात बहुत महत्वपूर्ण हुई कि हम जो है दूसरे फैक्टर पे ध्यान दें। और तीसरा, गेट के साथ ही खाना बन रहा था, सिलेंडर वहां पर था। मतलब पूरे टेंट का बंद होना, पूरी छत पॉलिथीन की होना, और इलेक्ट्रिकल वायर से स्पार्किंग होना, साथ में सिलेंडर का होना, ये तमाम ऐसे एलिमेंट्स थे, ऐसे फैक्टर थे जिनके कारण वो आग 442 मासूम बच्चों को हमारे से उन्होंने सिर्फ छीन लिया। आप एक बात सोचकर देखिए कि कैसे वो मासूम बच्चे जले होंगे। वो 8 और 16 साल के बीच के बच्चे, जब उनकी बॉडी में बर्निंग हुई होगी, वो जले होंगे, और ये छोटी सी चिंगारी एक बड़ा डिजास्टर बनी होगी, तो क्या हुआ होगा। सिर्फ कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में बंद हैं और अंदर आग की लपटें हैं और मासूम बच्चे हैं। उनकी चीख, उनकी चिल्लाहट, उनका रोना, उनका रुदन, मांस को जलने की दुर्गंध, उनके आंसू, सहायता के लिए चिल्लाना, क्या कुछ हुआ होगा वहां पर। जब एक छोटा सा खतरा, एक छोटा सा हैजार्ड डिजास्टर का रूप धारण करता है, तो उसके परिणाम, उसके प्रभाव बहुत भयंकर होते हैं। आज डीएवी जो ये स्कूल है डबवाली में, अपना एनुअल फंक्शन नहीं करता, लेकिन जो लोग जा चुके हैं वो लोग जा चुके हैं। आप अगर किसी का मकान गिरता है आपदा में, तो मकान को बना सकते हैं, लेकिन जो मासूम 442 बच्चे, जिनमें जज, आईपीएस, आईएएस, बहुत साइंटिस्ट लोग जिसमें थे, वो सब हमने खो दिए। और ये जो थी त्रासदी, हम सब के लिए बहुत भयंकर त्रासदी थी। आइए मैं इससे आगे बढ़ूंगा और आपसे बात करूंगा उन तमाम चीजों की जो आपको उस संदर्भ में ध्यान रखनी है, जो डिजास्टर के समय आपको बहुत सहायता करेंगी। ये तमाम वो फोटोग्राफ्स है जो 442 बच्चे ठीक 3 मिनट 18 सेकंड में मौत का शिकार हुए थे। उनके पेरेंट्स के प्रति संवेदनाएं आप कितनी भी व्यक्त करें, लेकिन आज उनका वापस लौटना, उनकी अनुभूतियां, उनका बचपन, उनकी संवेदनाएं, हम सब एक डिजास्टर के रूप में याद करते हैं। डिजास्टर जब भी हो, नेचुरल डिजास्टर या मैन मेड डिजास्टर, आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, उस वक्त कैसे काम करता है। आजकल आप एक बात सुन रहे होंगे कि चांद की तरफ की गई उंगली चांद नहीं होती, चांद की तरफ की गई उंगली चांद नहीं होती, इसलिए हर जुकाम भी कोविड नहीं होता। अर्थात आप जुकाम को किस सेंस में ले रहे हैं, किस संदर्भ में ले रहे हैं, ये जान लेना बहुत जरूरी है। डिजास्टर जब आता है तो आपके यहाँ अगर आपके पास 3 कॉन्सेप्ट हो बहुत क्लियर। पहला कॉन्सेप्ट, आपके स्कूल का मैप। आपके स्कूल का मैप दीवारों पर छपा हो और उसमें अगर भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो दौड़कर बच्चों को कैसे कमरे से बाहर निकलना है। और यहाँ तक भी जरूरी है निर्धारित करना कि लेफ्ट डोर से कौन निकलेगा, राइट डोर से कौन निकलेगा। ऐसी एक रिहर्सल, एक ऐसी ड्रिल आपको अपने विद्यालय में हर महीने एक बार करवा लेनी चाहिए, क्योंकि डिजास्टर नेचुरल हो या मैनमेड हो, टाइम फिक्स नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। रात को तमिलनाडु में लोग सोए हुए थे और सुनामी की लहरों में बह गए। वार्निंग अगर हम किसी स्तर पर कर सकते हैं
तो विद्यालय में वार्निंग सिस्टम हमें अडॉप्ट करना चाहिए। वार्निंग सिस्टम के लिए हम एक डेंजर विसल, एक सीटी बजाएं जो खतरे की प्रतीक हो। उस कम्युनिकेशन को सब जानते हो कि इस सीटी का मतलब क्या है। हमें कम्युनिकेशन स्किल का यूज करते हुए उस डेंजर विसल को सब बच्चों तक पहुंचाना है और उसके बाद सेल्फ मैनेजमेंट करना है, अपने आप को भी सेफ पोजीशन में लेके आना है और फिर हमें काम शुरू करना है डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए। यानी ये जो स्टेप हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको वार्निंग का टाइम मिलेगा। अगर वार्निंग का टाइम नहीं मिला तो आप सेल्फ मैनेजमेंट पे आइए और काम करना शुरू कर दीजिए। जहां तक आउट गोइंग, सेफ आउट गोइंग की सवाल है, उसमें आप ये सोचिए कि आपको लेफ्ट और राइट डोर फिक्स कर देने हैं बच्चों के लिए, क्योंकि उस समय ठीक सेल्फ मैनेजमेंट के बाद जब आउट गोइंग प्रोसेस शुरू होता है तो भगदड़ होती है, और भगदड़ में बहुत सारे छोटे बच्चे, उन्हें कदम बहुत छोटे होते हैं तो वो दौड़ नहीं पाते। अभी वैष्णो माता की घटना आपको याद है। भगदड़ में किसी भी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं है। बहुत सारे बड़े बच्चे बाहर निकलेंगे, छोटे बच्चे नीचे ही रह जाएंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि जो सेफ आउट गोइंग प्रोसेस है, हम स्कूल को सेफ करें, स्कूल एक सुरक्षित स्थान रहे उनके लिए, क्योंकि हम डिजास्टर को नहीं रोक सकते लेकिन हम स्कूल को सुरक्षित कर सकते हैं, हम उनकी जिंदगी को सुरक्षित कर सकते हैं। हम किसी भी बच्चे की मौत डिजास्टर के कारण ना हो, उसे सेफ्टी मिले, सिक्योरिटी मिले, हम पूरे प्रिकॉशंस लेकर आगे बढ़ सकते हैं। आइए, जो स्कूल सेफ्टी है वो किसी अकेले व्यक्ति की बात नहीं है। हम सब जिस वातावरण में काम करते हैं, जिन व्यक्तियों के साथ काम करते हैं, उन व्यक्तियों के जो विचार होते हैं बहुत प्रभाव डालते हैं हमें। हम ऐसा सोचते हैं किसी का बुरा संवाद, नेगेटिव डायलॉग हम रिसीव नहीं करेंगे, लेकिन आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि वो विचार आपके अंदर भी आएगा, आपके दिमाग में भी जाएगा और आपके थॉट प्रोसेस का, थिंकिंग प्रोसेस का हिस्सा होगा वो। इसलिए ये बात मानकर चलिए कि आप एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें, एक ऐसा पर्यावरण क्रिएट करें जहां सब कुछ पॉजिटिव हो। अगर कहीं कुछ नेगेटिव है तो कोशिश करें कि जो आपका थॉट प्रोसेस एरिया है या थिंकिंग प्रोसेस एरिया है, उसे आप लिमिट कर दें। सबसे पहली भूमिका इसमें लीडर ऑफ स्कूल की आती है, जिसे आप प्रिंसिपल या हेडमास्टर के रूप में देखते हैं। डिजास्टर के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है, ये बहुत महत्वपूर्ण घटक है डिजास्टर में, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी या ऑर्डर अथॉरिटी वही है आपकी। तो लीडर ऑफ स्कूल ये तय करता है कि भाई डिजास्टर में आपकी सीमाएं क्या है, आपका खर्च करने का बजट क्या है और आपका समय क्या है। इसलिए ये जरूरी है कि इस सामूहिक जिम्मेवारी को, सामूहिक मतलब कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हम सबकी, कि उसमें लीडर ऑफ स्कूल भी शामिल हो। उसके बाद टीचर्स के आपस के रिलेशन, साइकोलॉजिकल पैटर्न, थॉट प्रोसेस, बिहेव पैटर्न, वर्किंग पैटर्न, तमाम चीजें इसमें आती हैं। और टीचर, देखिए मान लीजिए एक टीचर डिजास्टर में काम कर रहा है, दूसरा टीचर उसे कितना कंफर्टेबल जोन दे सकता है, कितना ख्याल उसका रख सकता है, कितना उसमें सहायता कर सकता है, ये भी जरूरी है। एसएमसी, देखिए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हमारे और समाज के बीच में खड़ी है। यानी अगर मैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात करूं, सामाजिक जन सहभागिता की बात करूं, तो एसएमसी हमारे लिए उपलब्ध है कि समाज का हमें क्या सहयोग चाहिए विद्यालय स्तर पर, वो एसएमसी तय करती है। एसएमसी में कुछ ऐसे मेंबर्स भी बनाए जा सकते हैं, एक सब कमेटी बनाएं आप, जिसका नाम हो इमरजेंसी कमेटी या डिजास्टर कमेटी, जो किसी भी समय, आग लगने के समय, कुछ और हैपनिंग के समय, वो जो एसएमसी की सब कमेटी है, जिसे मैंने डिजास्टर कमेटी या इमरजेंसी कमेटी कहा, वो लोग एकदम एक्टिव हों और आपकी सहायता के लिए आए। ये तय है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बेहतर इंसान हैं, आप अच्छा करेंगे, अच्छा बहुत करेंगे आप, लेकिन आपको भी सहयोग की जरूरत है। अगर आपको आपके साथियों का, आपके लीडर ऑफ स्कूल का या एसएमसी का सहयोग मिलेगा तो वो बहुत आपके लिए, अदर स्टाफ भी है वो भी आपका सहयोग करे। स्टूडेंट्स को भी इसके प्रति अवेयर करना बहुत जरूरी है। सेल्फ मैनेजमेंट में हम बच्चों को ये सिखाएं कि जब डिजास्टर होता है, मान लीजिए आपके कमरे में
पानी भर गया, बाढ़ आई है, तो बच्चों को पहले ये वार्निंग दे के रखिए कि आपको बेंच पे खड़े होना है या बच्चों को छत पर लेके जाइए। डिजास्टर में आपका जो कार्य है, जो आपकी एडवाइस है, आपका जो एक्शन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सोसाइटी, समाज की भी सहायता लीजिए, क्योंकि आप समाज के लिए काम कर रहे हैं और समाज की आपके बारे में क्या अवधारणा है, क्या थिंकिंग है, वो तब क्लियर होगी जब आपके साथ वो काम करेंगे। सेफ्टी सर्कल में बहुत महत्वपूर्ण चीज है सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम मैनेज करने की बात सोचें। मैनेज मतलब वास्तव में मैनेजमेंट का अर्थ ये है कि हमें व्यक्तियों को ही मैनेज करना है, और व्यक्तियों को मैनेज करने का अर्थ ये है कि हम उन्हें उस डिजास्टर के लिए कैसे मैनेज करते हैं। अगर आपके स्कूल में आज कोई डिजास्टर आता है, कौन बच्चों को पानी देगा, कौन पेरेंट्स को फोन करेगा, कौन एम्बुलेंस को बुलाएगा, कौन बच्चों को बाहर निकालेगा, पूरा का पूरा एक जो इमरजेंसी प्लान है वो हमें सहायता करेगा तमाम प्रिकॉशन लेने में। और इसके साथ साथ अगर आप देखिए, 3 स्टेजेस हैं डिजास्टर की: प्री डिजास्टर, डिजास्टर से पहले, ड्यूरिंग डिजास्टर, डिजास्टर के दौरान, पोस्ट डिजास्टर, डिजास्टर के बाद। और तीनों ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। अभी जो आप देख पा रहे हैं, स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट और स्कूल प्रिवेंशन प्लान या मैनेजमेंट या एजुकेशन, ये तमाम वो प्रोसेस हैं जो आपको प्री डिजास्टर से पहले, मतलब डिजास्टर से पहले करने। ड्यूरिंग डिजास्टर में आपका रहेगा बच्चों को निकालना, पेरेंट्स को फोन करना, एम्बुलेंस की हेल्प लेना, एसएमसी से कांटेक्ट करना और समाज से सहायता लेना। उसके बाद आपका रिकवरी फेज शुरू होगा, बच्चों को सहायता मिलेगी। हमारे यहाँ ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहाँ कोई डिजास्टर हो सकता है? सबसे पहला लैब। मुझे याद आता है अभी कुछ दिनों पहले डीएवी स्कूल की लैब में आग लगी। वहां केमिकल है, केमिकल का प्रयोग एक विद्यार्थी बहुत ध्यान से करे और उस केमिकल का ब्लास्ट कितना भयानक होता है वो बच्चे को जानकारी हो। इसके अलावा जब बच्चा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसे कौन कौन से स्टेप हैं, उसे कहाँ स्टेप पर रुकना है, उसे लैब कोड डालना है, अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखना है। एक्सपेरिमेंट के स्टेप का मतलब ये है कि टीचर बच्चे को पहले बता दे कि भाई ये स्टेप है और आपको यहाँ रुकना है, और बच्चा खाली उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करे जो टीचर्स ने बताए हैं। उसके अलावा अगर बच्चा उसमें कुछ प्लस माइनस करेगा तो दैट मे बी काज ऑफ मैन मेड डिजास्टर, उसे कारणिक आपदा हो सकती है। बस कि आपदा जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से संबंधित नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूल अभी भी 2021 में 18 स्कूलों की बसों में आग लगी। उसका कारण हम सब जानते हैं कि ये बसें जो है वो कबाड़ी से खरीदी जाती हैं, पुराने इंजन होते हैं, लोड कैपेसिटी नहीं होती उनमें, उनमें आग लग जाती है। एक बहुत बड़ा मैन मेड डिजास्टर यहाँ आता है मिड डे मील डिजास्टर। ये बहुत बड़ी बात है कि जब कभी भी हमारे यहाँ, अगर आप डिजास्टर की बात करेंगे हरियाणा के संदर्भ में, स्कूल के संदर्भ में, जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो आग के कारण हुई हैं। मतलब मिड डे मील वो स्थान है जहां डेंजर है, जहां डेंजर डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत बार, अगर आपकी अर्थ की वायर कहीं टच कर गई, पूरी बॉडी जो है, बिल्डिंग की पूरी बॉडी, उसमें करंट आएगा। तो ये तमाम वो कारण है जिसमें मरने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। हालांकि टूटे हुए गिलास भी हैं, स्लिपरी ग्राउंड्स भी है, बहुत सारे कारण हैं उसमें, पर मूल्यतः यही रहेंगे। चलिए अब आप डिजास्टर सेफ्टी स्किल की बात करें हम। देखिए, 2 चीजें हैं, खूबी और खामी। मैं समझता हूं डिजास्टर में काम करने के लिए दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है। आपको किसी इंसान को उसकी कमियों सहित स्वीकार करना पड़ेगा, उस पर एतबार करना पड़ेगा, क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का वातावरण बनाना पड़ेगा। क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी पे एतबार होता है, कभी ना कभी किसी ना किसी पे एतबार होता है, कभी कभी कोई अजनबी भी यार होता है। कि जरूरी नहीं खूबियों से मोहब्बत हो, ये जरूरी नहीं खूबियों से मोहब्बत हो, कभी कभी खामियों से भी प्यार होता है। तो उस बच्चे की आपको खामियां भी स्वीकार करनी है। बहता हुआ खून है, गंदे कपड़े हैं, जिस भी रूप में वो है उसे स्वीकार करना है। कुछ हम स्किल की बात करेंगे। पहले ही, रिमूव द डेंजर। आप खतरे को वहां से हटा दें।
दो चीजें कर सकते हैं आप, या तो खतरे को हटाएं या अपने विद्यार्थी को हटाएं। मान लीजिए यहाँ पूरे रूम में करंट फैला है, तो मुझे विद्यार्थी को हटाना सेफ लगेगा। या यहाँ पानी भर गया है, मैं पानी को मतलब पानी को रिमूव नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे मेरा बच्चा विक्टिम ना हो, घायल ना हो, उसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। पहली बात ये है कि रिमूव द डेंजर। दूसरी बात, नो योर वर्क। आपको उस स्थिति में, जब आप सेल्फ मैनेजमेंट की स्थिति में हैं, वार्निंग इशू हो चुकी है, डिजास्टर आ चुका है, आपको तमाम प्रिकॉशंस लेते हुए ये जान लेना है कि काम क्या है आपका। देखिए, एक वेल्डिंग करने वाला है, वो अपनी आंख पे चश्मा डालता है, हेलमेट डालता है, ताकि कोई भी आग आग की चिंगारी उसकी आईज को या उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय ना करे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। नो योर वर्क। जब अपने काम को आप जान लेंगे ना, तो तमाम जो चीजें आपके आसपास हो रही हैं, वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पैसिव है, एक्टिव है, उन पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। अतः ये बहुत जरूरी चीज है कि इमरजेंसी में खुद को बैलेंस रखते हुए, खुद को तनाव रहित रखते हुए वो काम करना है जो उस वक्त अनिवार्य है। अंडरस्टैंड इमोशंस, संवेदनाओं को समझें। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ये लाइफ में भी काम आता है। ये आपकी सब जगह सहायता करेगा। अंडरस्टैंड इमोशंस। एक जो साधारण बच्चा है, उसके जो इमोशंस हैं वो अलग हैं डिजास्टर के समय। एक बच्चा जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड है, यानी ऐसा बच्चा जो विकलांग है, वो बच्चा ज्यादा जरूरत होगी उसकी, आपकी उसको, उस समय जब वो डिजास्टर के प्रोसेस में है या ड्यूरिंग डिजास्टर है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अंडरस्टैंड इमोशंस। जब ड्यूरिंग डिजास्टर आप काम कर रहे हैं और वो जो बच्चा है आपके सामने, उसके इमोशंस क्या हैं, उसकी संवेदनाएं क्या हैं, उन पर ध्यान दें। माननीय साथियों, ये बात तय है कि आप जो बोल रहे हैं, जो शब्द आप बोलते हैं, उनकी कीमत आपको अदा करनी पड़ती है। दिन भर जो आप बोलेंगे, जितना बोलेंगे, उसकी वैल्यू आपको पे करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ समय पहले मुझे रोहतक में एक संस्थान है, विकलांग, गांधीनगर में विकलांग बच्चों का संस्थान है, और मुझे वहां काम करने का मौका मिला। मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, कुछ बच्चे कंधे पे थे, कुछ साइड में थे। एक साथी ने मुझे कहा कि भाई, क्या आपको इन बच्चों में से बदबू नहीं आती? तो मैंने उन्हें कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरी जॉब का पार्ट है। मैं बात कर रहा हूँ अर्पण संस्थान रोहतक की, जहाँ के जो विकलांग बच्चे हैं, उनको विशेष, जिनकी विशेष जरूरतें, उनको रखा जाता है। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सामान्य बात है, ये पार्ट है। किसी का बहता हुआ पसीना, मिट्टी में खेलना, ये सब बच्चों को अच्छा लगता है और सामान्य है, बिल्कुल। पर उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं तो इस चीज को कभी सहन नहीं कर पाऊंगा। ओके। कुछ समय के बाद उनका एक बेटा हुआ, और वो बेटा एमआर था। इस एग्जाम्पल से मैं ये कहना चाहता हूँ, अर्पण संस्थान रोहतक का मेरा अनुभव कुछ भी रहा हो, मैंने कितने समय काम किया, वो एक अलग बात है, पर ये जो एग्जाम्पल है, उसके शब्द और उसके बेटे का एमआर होना, ये दोनों मेरे जीवन के बहुत महत्वपूर्ण अनुभव है। इसलिए किसी भी सिचुएशन या कोई चाइल्ड किसी भी स्थिति में हो, कोई भी खूबी हो, कोई भी खामी हो, तो उसे स्वीकार करें। पॉजिटिव लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है। जब छोटे बच्चे होते हैं, दादी नानी उन्हें कहती है, जब बच्चा गिरता है, चोट लगती है, वो देख, कीड़ी मर गई है, और बच्चा कीड़ी को देख ढूंढता है अपनी चोट को भूलकर। ये पॉजिटिव लैंग्वेज का इम्पैक्ट है। आप ऐसी लैंग्वेज, कुछ नहीं हुआ, हम सब ठीक है, हम सब सुरक्षित हैं, ऐसी लैंग्वेज आप बोलें जिसमें ऊर्जा हो, प्रेरणा हो, जिंदा रहने का जनून हो, कुछ अलग करने का जनून हो। और आपकी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज हो कि जो बड़े बच्चे हैं, वो एक वॉलंटियर के रूप में कहें, नहीं मैम, मैं सर, मैं करता हूँ, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। वो जो लैंग्वेज, जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसका आपको प्रयोग करना है उस वक्त। क्योंकि आप अकेले अगर कहीं होते हैं, तो आप खुद जो है उसका सामना नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत सारे साथी चाहिए। पॉजिटिव लैंग्वेज से आप वो काम कर सकते हैं। दुर्घटना के समय, आप किसी भी आपदा के समय आप सहायता ले सकते हैं। गिव 100%, अपना 100% दें। और वो आप तभी दे पाएंगे जब आप डिजास्टर के इम्पैक्ट से अपने आप को बचा लेंगे। एक घटना घटी है, अगर आप बिल्कुल पॉजिटिव हैं, हैप्पी हैं, बैलेंस हैं, अंदर से शांत हैं, कभी कभी सेल्फ टॉक कीजिए,
अपने से बात कीजिए, अपने बारे में बात कीजिए, औरों के बारे में बात मत कीजिए, अपने बारे में बात कीजिए। कोई व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है वो उस व्यक्ति का क्राइटेरिया है, वो उस व्यक्ति की सोच है। आप खुद के बारे में क्या सोच रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। इसलिए गिव 100%, अपना पूरा का पूरा दें। जब आप 100% देंगे तभी दे पाएंगे, आप खुद 100% हैप्पी होंगे, रिलैक्स होंगे। ढेर सारा पानी पिए, अपने आप को व्यस्त रखें, म्यूजिक सुने, एक्सरसाइज करें, टाइम दें, अच्छी बुक्स पढ़ें, पॉजिटिव थॉट पढ़ें। ये तमाम वो प्रोसेस हैं जो आपको एक डिजास्टर वर्कर के रूप में स्थापित कर देंगे। आइए, लिसनिंग स्किल बड़ी महत्वपूर्ण होती है। मैंने आपसे डीएवी डबवाली स्कूल की बात की, जहां बंद टेंट में 442 बच्चे जो है वो जलकर राख हो गए। और उस वक्त, आज अभी मैंने आपको फोटो दिखाई, उस वक्त पहचानना भी मुश्किल था कि कौन सा बच्चा कौन सा है, किसकी डेड बॉडी किस नाम से उस पर लेबल लगाया जाए, ये तय करना भी मुश्किल था। उस डिजास्टर का, उस मैनमेड डिजास्टर का इतना बड़ा इफेक्ट था। आप सोच कर देखिए, पूरे पंडाल में मासूम छोटे छोटे बच्चों की अस्थियां अस्थियां हड्डियां दिखाई दे रही थी, उनकी स्किन जल चुकी थी। और ऐसी स्थिति में जिन बच्चों को बचाकर निकाला गया, जिन टीचर्स ने निकाला, उस समय ये स्किल बड़ी महत्वपूर्ण है, लिसनिंग स्किल। जब बहुत सारे बच्चे रो रहे हों, चीख रहे हों, चिल्ला रहे हों, किस बच्चे को आपने पहले हेल्प देनी है, किसको बाद में रखना है, ये तय करना है। उस वक्त आप अपने माइंड में ABC लिस्ट बना लें। सी का मतलब इनको बहुत कम नुकसान हुआ है, बी ज्यादा नुकसान हुआ है, ए में उनको रखें जिनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और उन्हें सुनते रहें। लिसनिंग स्किल में बहुत महत्वपूर्ण चीजें रहती हैं। लिसनिंग स्किल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, डिजास्टर में काम करने के लिए इस स्किल का बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं केरल में फ्लड में, डिजास्टर में काम कर रहा था। मेरा काम था, जो राहत सामग्री है उसे एयरपोर्ट तक लेके जाना है, फिर उसे प्लेन में लोड करना है, और फिर वो राहत सामग्री केरल के विभिन्न क्षेत्रों में जाएगी जहां बाढ़ आई हुई है। और एक दिन के लिए उन्होंने कहा हमारे पास फ्लाइट नहीं है। फ्लाइट ना होने के कारण बहुत सारे वो लोग जो पानी के अंदर या छतों पर बैठे हुए थे, उन पैकेट्स का इंतजार कर रहे थे। सोचिए, वो 24 घंटे, 24 मिनट नहीं, 24 सेकंड नहीं, 24 घंटे कैसे बीते होंगे। इसलिए ये जरूरी है कि उनके पेन को, उनके दर्द को हम महसूस कर सकें। आई कांटेक्ट, आपकी आंखें भी बहुत कुछ बोलती हैं। वास्तव में भाषा का अपना एक महत्व है, लेकिन साइलेंट लैंग्वेज भी होती है। आंखें, जब आप डिजास्टर में काम कर रहे हैं, आंखें मिलाकर काम करें उससे, और अपनी आंखों में ऊर्जा रखें, खुशी का भाव रखें, सुरक्षा का भाव रखें। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आपकी आंखों पे एक लेबल के रूप में चिपकी होनी चाहिए। वर्किंग पोजीशन ध्यान रखें, अपने आप को बिल्कुल इजी रखें। अगर अपने आप को आप इजी रखेंगे तो डिजास्टर में आप अधिक समय तक काम कर पाएंगे। डिजास्टर में ये नहीं है कि आपको 2 घंटे, 3 घंटे, दिनों में काम करना है, महीनों में भी काम करना पड़ सकता है। ये तय करता है कि जो डिजास्टर का इम्पैक्ट है वो कितना भयंकर है। तो इसलिए अपने आप को वर्किंग पोजीशन इजी रखें। बॉडी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज ना हो कि आप बहुत जल्दी में हैं, आप परेशान हैं, आप उदास हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज हो कि भाई उससे एक संदेश जाए, एक कम्युनिकेट हो, एक संदेश कि भाई नहीं, ये आदमी राइट है, इस काम के लिए परफेक्ट है, वंडरफुल है और एक्सीलेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका माइंड, आपका दिमाग समस्या का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर आप समस्या का हिस्सा रहते हैं, फिर आप समाधान की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। डिजास्टर में तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, डेंजर्स है, वहाँ बहुत सारे हैजार्ड वहां पर है। तो वहां ऐसा नहीं है, वहां तो स्वच्छ पानी मिलना बड़ी प्रॉब्लम है, खाना मिलना एक बड़ी प्रॉब्लम है। वहां तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का हल क्या हो सकता है वो आप निर्धारित करेंगे उस वक्त। चलिए, कुछ मैंने आपको पहले कहा कि हमें ये ध्यान रखना है, हमारे यहाँ डिजास्टर का मतलब फायर फायर है, आग है। कुछ प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं, मैं प्रिकॉशंस की बात करूंगा अपनी बात खत्म करने से पहले। सबसे पहले डिस्टेंस, किचन और आपके जो टीचिंग एरिया है उसमें डिस्टेंस रखें। किसी भी स्थिति में ये ना हो कि आपका क्लासरूम और कुकिंग एरिया साथ साथ हो, फिर उस आग के प्रभाव को आप रोक नहीं पाएंगे। उस समय बच्चों को निकालना
बहुत मुश्किल होगा। इसलिए सबसे पहली बात ये रखें कि कुकिंग एरिया और टीचिंग एरिया में डिफरेंस रखें। एलपीजी, अगर आप भोपाल गैस कांड की बात करें, वहां गैस, जब कोई भी गैस लीक होती है ना, उसके प्रभाव को उस वक्त कम कर पाना आपके लिए मुश्किल होता है। पर उससे पहले प्रिकॉशन ले सकते हैं आप। अपने सिलेंडर की पाइप को चेंज कर सकते हैं, रेगुलेटर देख सकते हैं, तमाम चीजें ध्यान रखें। इसके अलावा जो वर्कर है वहां पर, वो उनके क्लोथ्स इसमें बहुत महत्वपूर्ण। अभी तमिलनाडु में जो घटना घटी, वहां जो काम करने वाली वर्कर थी, उसकी चुन्नी में आग लगी। तो कपड़े ऐसे ना हों जो झूलते हों या ढीले हों, या जो हवा में उड़ सकते हों। हवा आई और वो दुपट्टा कहीं और गया। तो ये ध्यान देने की बात है। पर्सन इन किचन, मिर्जापुर में जो घटना घटी, एक छोटी सी बच्ची कढ़ाई में गिरी। वो क्यों गिरी? क्योंकि वहां पर कोई भी एम्प्लॉय उस वक्त नहीं था। तो ये सभी टीचर्स और एबीआरसी मेरे साथ हैं, ये जरूर तय कर दें कि किचन में जब भी खाना बन रहा हो, ना छिपकली गिरेगी, ना कोई बच्चा वहां पर आएगा, अगर वहां पर कोई व्यक्ति होगा। इसलिए क्योंकि अगर मान लो कुछ खाने में गिरा, छिपकली गिरी, और वो एक खतरा था, एक डेंजर था। पर अगर 500 बच्चे बीमार हुए, 500 बच्चे किसी कारण से डेथ का शिकार हुए, तो वो एक डिजास्टर बन जाएगा। खतरे को कुछ कुछ पल ही, कुछ मिनट ही लगती हैं डिजास्टर बनने में। इसलिए ये तय करें कि किचन में जब भी खाना बन रहा हो, तो उस वक्त कोई ना कोई व्यक्ति वहां पर हो। आउट गोइंग वे, उसे आप सेफ रखें। बहुत बार सीढ़ियों पर सामान रखा होता है, उस स्थिति में आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी कुकिंग हो रही है, उसके आसपास का जो आउट गोइंग जोन है या रास्ता है, उसे क्लियर रखें। और डिस्ट्रीब्यूशन, आप एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, दिस इज द बेस्ट वे टू डिस्ट्रीब्यूट द मिड डे मील। यानी आप मिड डे मील को बांटे, इस तरीके से बांटे। जब बच्चे को हम स्टैंडिंग, देखिए दो दो तरीके हैं, सीटिंग या स्टैंडिंग। जब बच्चे को स्टैंडिंग में हम खाना देते हैं, तो बच्चा लाइन में खड़ा है, अगर धक्का लगता है तो पहले वाला बच्चा खाने की जगह गिरेगा। मतलब बच्चे को खाना स्टैंडिंग, किसी भी स्थिति में किसी बच्चे को स्टैंडिंग मिड डे मील अलाउड ना करें। आप तस्वीर देख पा रहे होंगे। चलिए, ये वो तरीके हैं जिसके द्वारा हम उन बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं, उन विक्टिम को बाहर निकाल सकते हैं। बहुत बार अगर छोटा बच्चा है तो गोद में आप निकाल सकते हैं, या फिर कुछ भारी है तो पीठ पर आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये तय रखें, ये जरूर रखें अपने साथ, और जरूर क्या रखें, पॉजिटिव थॉट। बस मैं कर लूंगा, कैसे उठेगा, कैसे निकाला जाएगा, क्या होगा, तमाम सवालों को उस वक्त जब आप गोइंग टू सेफ जोन, आप किसी को डेंजर जोन से सेफ जोन में लेके जा रहे हैं, ये तमाम वो टेक्निक है जिन्हें आप प्रयोग कर रही हैं। चलिए, मुझे आपको थैंक यू बोलना है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपके मैं सवाल लूंगा। एनी क्वेश्चन प्लीज? हेलो जी सर, बोलिए सर, बोलिए, मुझे आपकी आवाज सुन पा रही सर। है। जी जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था मेरे घर में ही। घर और में ही? हाँ जी, ये 12 जनवरी 2020 की बात है। जी जी और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, घर में ना एसी लगा हुआ था, जी। और अचानक से उसमें ना सर आग लग गई। और हम्म। देखते देखते पूरे घर में बहुत ज्यादा धुआं हो गया। जी 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 तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था सर। तो जी मैंने सोचा मैं घर में आग लगने से तो बहुत सारा कीमती सामान जल जाएगा। जी 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 तो फिर मैंने सोचा मैं क्या किया जाए, और धुआं इतना था कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था सर। जी सर। जी और जी। पूरा सभी का माइंड ब्लॉक हो गया सर। घर में केवल मेल मैं ही था, बाकी सभी ब्रदर बाहर थे। जी 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 तो मैंने देखा कि अब क्या किया जाए। तो जस्ट मैंने थोड़ा वही लंबी सांस ली, और मैं 1 मिनट के लिए बाहर हो गया। मैंने सोचा मैं अब अंदर जाऊंगा तो हो सकता है कि अंदर जितनी गैसें हैं वो मेरे अंदर चली जाएं। और हुआ भी सर, क्योंकि उससे पहले मैं बिना कुछ कपड़ा बांधे मैं काम कर रहा था, क्योंकि मेरे माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा था। तो तभी आपने मैंने सोचा, आपने मेन स्विच को बाद में ऑफ किया या पहले ऑफ करके आए नहीं मेन स्विच? पहले ही ऑफ था सर, सब कुछ ऑफ था। पर पता नहीं नहीं, उसमें कैसे जब शॉर्ट वो सर्किट हुआ। जब आपके एसी में आग लगी, तो आपने मेन जी स्विच को बाद में ऑफ किया? हाँ, पहले सब कुछ ऑफ था सर पहले से ही, क्योंकि जनवरी में तो जरूरत ही नहीं पड़ती उसकी। पर मुझे समझ में नहीं आया कि शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ। हम्म तो उसमें सर बहुत ज्यादा काला धुआं था।
तो मैंने सोचा मैं अब क्या किया जाए। तो अब मेरे पास ना एक पंखा पड़ा हुआ था, मैंने देखा कि इसके अंदर की तरफ लगा दूं, तो उसमें से कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा मैं हो सकता है कि इसके अंदर की तरफ लगाने से इसका मुंह अंदर कर दूं मैं, और बाहर से जो ठंडी हवा जाएगी उसको वो जितनी भी अंदर गैस है या कुछ या धुआं है, क्योंकि वो गर्म होता है सर, जैसे हवा बाहर से जाएगी ठंडी तो वो कोल्ड हो जाएगी और बिल्कुल नजर आ जाएगा। जी तो जी ऐसे ही सर काम किया। जी तो जी क्योंकि मैंने सर थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने भी पढ़ा हुआ है सर, जी तो सर, जी सर। वो मेरा नॉलेज वहां पे थोड़ा काम आया सर। तो नहीं, अगर मैं घर पे ना होता तो हो सकता है बड़ा हादसा हो जाता बड़ा घर हो में। जाता है। देखिए सर, इसमें 3 प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। पहला प्रिकॉशन, मेन स्विच को ऑफ कर दें। जी सर। एक। दूसरा, नाक पर गीला रुमाल रखें, ताकि जी 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 जो धुएं के आर्टिकल्स हैं वो आपको, मतलब वरना फिर आपको सफोकेशन होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। गीला हाँ रुमाल बिल्कुल रख लें सर। आप। ठीक है। जी और तीसरी बात, अगर आग बुझ गई है तो जी आप खिड़की दरवाजे खोलें। अगर जी आग जल रही है तो कभी भी ये गलती ना करें, क्योंकि जी जैसे ही आप दरवाजे खिड़की खोलेंगे अंदर ऑक्सीजन आएगी, जी और ऑक्सीजन आने के बाद जो आग की लपटें हैं वो बढ़ जाएंगी। जी जी तो दरवाजे खिड़कियां तब खोलनी है जब आप गैस को, उस आग को बुझा चुके हो। जी थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, चलिए, थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू सर। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं नरेंद्र सिंह पीजीटी ज्योग्राफी अम्मपुर स्कूल से सर। जी जी जी, नंदा जी बोलिए। सर मैक्सिमम गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट होते ही नहीं है। हम्म। ये भी एक बड़ा कारण होता है डिजास्टर का। जी हाँ, जब स्कूल को देखने कोई आता है तो तब वो बाहर निकाल कर लगा देते हैं प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल वाले, वैसे तो कहीं कोई होता ही नहीं है सर। इसके लिए फिर कोई गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती सर? देखिए, आपको बहुत सारी किट प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आपके स्कूल में किट नहीं है तो आप डिमांड करें डीपीसी ऑफिस से, आपको एक किट मिलेगी। सवाल किट का नहीं है, सवाल है उसको मैनेज करने का, प्रॉपर मैनेज करने, और उसके लिए हम जो फायर ब्रिगेड का ऑफिसर्स की सहायता नहीं लेते। और सचमुच आप ये बात मान के चलिए नरेंद्र जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, 100% सहमत हूँ कि जब फायर आग लगती है ना, वो इंस्ट्रूमेंट हमारे कोई काम नहीं आते। ये बिल्कुल बिल्कुल रियलिटी है, ग्राउंड लेवल पे क्योंकि ये सर उनकी 1 ईयर की एक्सपायरी डेट होती है, तो जैसे जी जी नाइट्रोजन जी। वगैरह के होते हैं तो वो फिल ही नहीं हम्म। करवाए जाते सर। बिल्कुल बिल्कुल, ग्राउंड लेवल पे तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि अब इस स्तर पर आप लोग, जो पूरे पूरी टीम है, वो एक्टिव होगी, और हर एलिमेंट, जहां जहां डिजास्टर हो सकता है, जिस कारण से डिजास्टर हो सकता है, और उस डिजास्टर में हमें जो चीज चाहिए वो हम उन्हें चीजों को एक्टिव करेंगे। बाकी ये रियलिटी आपने जो बोला, फिर भी आप इसको डिमांड करें डीपीसी लेवल पे, और उसके बाद उसको मैनेज करें लगातार। नितिन जी, थैंक मुझे यू सर। सुन पा रहे हैं? थैंक यू। Good morning, sir. यस सर, थैंक यू सर, थैंक जी, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, myself Deepak from Government Science School here, lecturing economics. जी सर, जी सर। सर मैं थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ये भी एक्सप्लेन करें कि जो अलग अलग टाइप की फायर होती है उससे डील करने का तरीका मेरे ख्याल से अलग अलग होता है। इलेक्ट्रिक फायर है, उसका अलग तरीका सर, देखिए, तो थोड़ा सा प्लीज आप इसको हाईलाइट करें। देखिए, फायर के लिए 3 चीज चाहिए। पहला तापमान, दूसरा जलने वाली वस्तु, और तीसरी ऑक्सीजन। यस 3 चीजें महत्वपूर्ण है ये किसी भी फायर ट्रेजेडी के लिए, फायर डिजास्टर के लिए। अब जो ट्रेन में जो आग लगती है ना कभी कभी, या जो बस में Yes. आग लगती है, उस समय वहां देखिए आप, ईंधन भी है, खुले में ऑक्सीजन भी है। अब Yes. वो जो आग होगी वो भयंकर होगी। अब आपको करना क्या है, आग किसी प्रकार की भी हो, आप उसकी ऑक्सीजन कट कर दें। ऑक्सीजन कट करते ही, मान लीजिए एक आदमी की बॉडी बर्निंग में है, बर्निंग की Yes. बात हमने की, 3 डिग्री है बर्निंग की, कल आप विक्रम जी ने आपको बताया था। त्वचा का लाल होना पहली डिग्री है बर्निंग की, और त्वचा पे फफोले पड़ना दूसरी डिग्री है, और मांसपेशियों का जलना वो तीसरी डिग्री है। तो बर्निंग की 3 डिग्री है। मान ली किसी की बॉडी आपके सामने बर्निंग है, उसे आप कंबल उठा दें, गीला कंबल, तो आग बुझेगी या जलती रहेगी? जी सर, ऑक्सीजन सप्लाई बंद होगी। हाँ, मुझे ऑक्सीजन सप्लाई बंद होगी। हाँ। अगर बहुत सारे ऐसा आपके यहाँ फायर है और बहुत सारे बच्चों के कपड़ों में वो चीज आ गई है, तो बच्चों कहिए लेटिए, लेटिए। लेटने का मतलब समझ रहे हैं? ऐसे, ताकि Yes. ताकि जो, लौटना है। हाँ, ताकि ऑक्सीजन कट हो सके। सवाल ये है, आग का कारण कोई भी हो, प्रिकॉशंस लेते वक्त, देखिए अगर वो आग लगी है बिजली से, तो मेन स्विच कट होना जरूरी है। उस समय ऑक्सीजन कट करना इतना महत्वपूर्ण कारण नहीं होगा, क्योंकि जो डेंजर है, जो कारण है, वो तो आता रहेगा। तो उस समय डेंजर
रिमूव के बाद आप प्रिकॉशन स्टार्ट करें, आग कोई भी हो। अच्छा सवाल था सर, थैंक यू वेरी मच। और साथी? चलो, थैंक यू। जी सर, मुझे लगता है मैं अपनी बात 1 घंटा होने वाला है पूरा का पूरा, तो कोई और सवाल है तो फिर मैं अगले वक्ता को इनवाइट करता हूँ। जी सर। जी मैम। हाँ, बहुत मुझे अच्छा तरीके से समझाया। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। हाँ, लेकिन होना ये चाहिए कि हमें बच्चों को स्कूल में ये प्रैक्टिकली जरूर कराना चाहिए, मॉक ड्रिल के रूप में, जो कि होता ही नहीं है। देखिए मैम, 3 चीजें इसमें महत्वपूर्ण है, स्कूल का मैप, इमरजेंसी प्लान और मॉक ड्रिल। 3 बातें मैंने आपसे की। हाँ जी। अब तो ये सब टीचर्स इस ट्रेनिंग को ले लेंगे, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि अब हरियाणा गवर्नमेंट ये चाहती है कि प्रत्येक छात्र का जीवन जो है वो सुरक्षित रहे। तो आप जब स्कूल में जाएं तो स्कूल का मैप, इमरजेंसी प्लान और मॉक ड्रिल बच्चों को जरूर दें, बच्चों को बताएं इस बारे में। क्योंकि सिर्फ स्कूल लेवल पर ही नहीं, वो उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में आगे घर में भी ऐसी कोई दिक्कत आ सकती है, किसी तरह की डिजास्टर, तो उन्हें पता होना चाहिए कि कहीं भी किसी भी जगह वो कैसे अपने आप को बचा सकते हैं वे। हाँ मैम, देखिए एक इसका पूरा एक कैलेंडर है जो आपसे शेयर करूंगा, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा मैं, और उसमें किस महीने में किस सेफ्टी पे काम करना है, एक सैटरडे आप फिक्स कर लीजिए, उस शनिवार को आप इस एक्टिविटी को जरूर कीजिएगा। ठीक ठीक। मैम पूरे साल का जो कैलेंडर है मंथ वाइज, महीने में एक ही शनिवार एक ही एक्टिविटी, वो मैं आपसे शेयर करूंगा ग्रुप में। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा सवाल था आपका भी। जी कोई और माननीय साथी? चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।